अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश में बिना नई तबादला नीति लागू किए सरकार थोकबंद तबादले करने जा रही है। वैसे तो नई तबादला नीति बनकर तैयार थी और इस पर अंतिम मोहर भी लग रही थी। जून माह में सरकार थोकबंद तबादले करने जा रही थी, लेकिन अदालत ने निकाय और पंचायत चुनाव का आदेश दे दिया। इस कारण नई तबादला नीति अटक गई। लेकिन सरकार अब निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तबादले करने जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 15,000 अधिकारी और कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। आयोग ने 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारी और कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसकी आड़ में सरकार और भी तबादले करने जा रही है ताकि कांग्रेस तबादला उद्योग का आरोप भी न लगा सके और सरकार अपनी मर्जी से अफसरों की पोस्टिंग भी कर ले। तो इसी खबर को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, हमने देखा था कि पिछली बार भी जब बहुत लंबे समय बाद तबादला नीति सरकार लाई थी, या कहें कि तबादला खुले थे, तो बड़े पैमाने पर तबादले हुए और सरकार पर आरोप भी लगे। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए तो एक सौगात सी हो गया कोर्ट का आदेश। निश्चित तौर पर एक सौगात से होगा, क्योंकि अभी तबादले करने वाले थे। मई में आपको तबादला नीति नई लागू करना थी 2022, उसके आधार पर तबादले होना थे। और तबादला जो नीति बनी है मनोज जी, वो बाकायदा मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुकी है। इसको कैबिनेट में मंजूरी मिलती है और विभागों को अपनी अपनी तबादला नीति बनाने की भी उसमें छूट दी जा रही थी। लेकिन वो नीति लागू होती इससे पहले ही आप देखिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कोर्ट में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो मामला चल रहा था, उसमें कोर्ट का अचानक एक निर्देश आ गया कि आपको जून तक चुनाव कराना ही है। तो वो तबादला नीति जो आपकी अटक गई है, अब उसकी वजह से नई तबादला नीति तो आई नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने सरकार से कहा है कि वो ऐसे अफसरों की सूची बनाए और जो 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह जमे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के सीओ हों, चाहे जिले में हों। तो आप देखिए कि उनके तबादले करने को कहा है। कलेक्टर, एसपी हैं, एएसपी हैं। तो भोपाल से लेकर गांव तक में, यदि जिला पंचायत तक में भी आपको फेरबदल होंगे। तो ये तबादले जो होते हैं, सरकार भी उसी मंशा के अनुसार करती है। जो तबादला नीति बनती है मनोज जी, उसमें भी ये प्रावधान रहता है कि 3 साल 5 साल तक एक ही जगह जमे हुए हैं, उनको आपको फेरबदल करना पड़ता है। तो वो एक तरह से सरकार के लिए राहत ये हो गई है कि अब वो निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तबादले करेगी। सूची बन रही है और जल्दी ये तबादले किए जाएंगे। तो अब कांग्रेस, खासकर जो विपक्ष जो आरोप लगाता था हमेशा, चाहे भाजपा सत्ता पक्ष में हो या कांग्रेस सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता तबादला उद्योग चलाने का। और तबादलों पर हमेशा सरकार की किरकिरी होती। कमलनाथ सरकार की तो सबसे ज्यादा किरकिरी हुई थी। इसके आधार पर, इसको देखते हुए शिवराज सरकार ने जब चौथी बार पारी शुरू हुई शिवराज जी की, तो उन्होंने तबादलों में उतनी छूट नहीं दी। बाकायदा एक जो मापदंड थे उसी अनुसार तबादले किए गए और ज्यादा तबादले नहीं हुए ताकि सरकार पर इस तरह के आरोप न लगे। लेकिन एक तरह से एक मौका मिल गया है, कामकाज भी प्रभावित ना हो, क्योंकि रूटीन के कर्मचारी जब जम्मू भी जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रहा है ना ब्रजेश जी, कि सरकार के हिसाब से तो हो रहे हैं तबादले, लेकिन जो लोग स्वेच्छा से कराना चाहते थे या किन्हीं और कारणों से, पारिवारिक कारण है, बीमारी है, उनके साथ दिक्कत हो सकती है। निश्चित तौर पर उनके साथ दिक्कत हो सकती है। लेकिन इनके साथ साथ उनके भी हो सकते हैं, स्वेच्छा की वजह से या अन्य कारणों की वजह से। 3 साल के तो आपको करना ही है, लेकिन 2 4 6 यदि आप कोई बीमारी बताता है, कोई अन्य कारण बताता है, तो व्यक्तिगत आधार पर इन थोकबंद तबादलों में उनके तबादले भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतना बवाल नहीं मचेगा। ये राहत की बात है। रही बात, सरकार अब उन लोगों के, उन अफसरों के भी तबादले कर देगी जिनको कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। चाहे हम जबलपुर की बात करें, चाहे हम वो छिंदवाड़ा एसपी की बात करें, जो लंबे समय से अटके हुए हैं। तो इस आधार पर भी तबादले होंगे। भाई भतीजा के आधार पर भी तबादले होंगे कि जो नेताओं के रिश्तेदार यदि फील्ड में तैनात हैं, उनको दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ही आप देखिए कि ऐसे एसीपी बड़ी संख्या में हैं जो 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह जमे हुए। तो यहाँ भी फेरबदल होगा। तो आप देखेंगे पुलिस महकमे में भी बड़ा व्यापक स्तर पर फेरबदल होगा। टीआई से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा जिलों के, कई जिलों आधा दर्जन से ज्यादा एसपी हैं कई जिलों में। तो जो सरकार भी चाहती थी, सरकार भी जो तबादले करना चाहती थी, जिससे पहले सरकार की भी ये मंशा थी कि ऐसे तबादले किए जाएं कि आगे 2023 में जो चुनाव होंगे वो उनमें प्रभावित ना करना पड़े। क्योंकि चुनाव में अभी ज्यादा समय नहीं है, 1 साल का 1.5 साल का समय है, तो वो बरकरार रह सकते हैं। तो सरकार के लिए सुनहरा अवसर मिल गया है कि बिना तबादला नीति लागू किए वो अपनी मंशा अनुसार तबादले कर सकती है। कलेक्टर जो 3 साल से हो गए थे उनको फेरबदल कर सकती है, डिप्टी कलेक्टर का फेरबदल कर सकती है।
थाना प्रभारियों से लेकर आप देखेंगे कि एसपी तक का फेरबदल इसमें आपको देखने को मिलेगा, बिना शोर शराबे के, बिना आरोपों से बचते हुए। ना कोई एक आरोप लगेगा और तबादले हो जाएंगे। हाँ, हम देखते हैं कि तबादले के बाद निश्चित तौर पर विपक्ष जो वो जाता है निर्वाचन आयोग में, जाता है कि जो किसी रिश्तेदार का है, मंत्री के रिश्तेदार का है, भाजपा नेता के रिश्तेदार का है, इनका तबादला नहीं किया गया, इनको प्रभावित नहीं किया। देखते कई बार कांग्रेस नेताओं कई सारे रिश्तेदार हैं उनके साथ भी, क्योंकि वो तो नियम सबके लिए हमने जोवट उपचुनाव में देखा था कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, फिर बाद में उनका ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग को भी अधिकार है मनोज, यदि सरकार ने यदि 3 साल वालों को तबादला नहीं किया है, जो नाते रिश्तेदार हैं, यदि किसी दल के राजनेता से जुड़े हुए लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पारिवारिक रिश्तेदार हैं, या जिन पर पिछली बार या उससे पहले चुनाव में एक तरह से भेदभाव का या पक्षपात का आरोप लगा हो, तो निर्वाचन आयोग के पास भी वो शक्तियां रहती हैं। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी तो निर्वाचन आयोग खुद उनको हटा सकता है, वहां से बाकायदा पैनल मांगता है और उनकी वहां पोस्टिंग कर सकता है। तो ये हम देखते भी हैं कि हमेशा जब चुनाव होते हैं तो कुछ अधिकारियों को इधर से उधर किया भी जाता है, जिनको सरकार बचाने की कोशिश करती है। हमने देखा था चुनाव भिंड में जब अरविंद भदौरिया चुनाव लड़ रहे थे जी, तब तहसीलदारों को थाना प्रभारी का चार्ज दे दिया गया था और आधा दर्जन से ज्यादा थाना प्रभारियों को हटा दिया था चुनाव आयोग ने। शायद वो पहला ऐसा मौका था कि जब इस प्रकार के पावर तहसीलदार या उस स्तर के अधिकारियों को दिए गए थे, रेवेन्यू के अधिकारियों। जो घटनाएं होती हैं उनसे सरकार भी सबक लेती है, तो अब वो सरकार के पास भी एक मौका है कि वो तुरंत इस पर एक्शन ले ले। और मुझे लगता है कि सूचियां बनने भी लगी, पहले से भी एक तरह से बन ही चुकी थी सूचियां, लेकिन अब निर्वाचन आयोग के दायरे में कौन कौन आ रहे हैं उनको प्राथमिकता से उनका फेरबदल होगा। तो आप देखेंगे कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह में आपको व्यापक स्तर पर तबादले की सूची जारी होती दिखेगी, क्योंकि इस बार और हो सकता है क्योंकि जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि जो नया अधिकारी आएगा एकदम से अधिसूचना जारी होगी तो उसको जिले को समझने में दिक्कत आती है। नई जगह जब पोस्टिंग होती है तो शायद पहले भी इस प्रकार के हो सकता है कि एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफर पहले कर दिए जाएं, निश्चित तौर पर, ताकि उस जिले में तैनाती, क्योंकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो कलेक्टर होता है, उसके पास चुनाव कराने की पूरी के पूरे पावर होते हैं, पूरी तैयारी उसको करना होती। तो शायद एक ऐसा पेंच है जिसपे शायद चुनाव आयोग भी गंभीरता से ध्यान दे रहा होगा। लेकिन चूंकि टाइम बाउंड है, कोर्ट के निर्देश हैं, उन निर्देशों के तहत चुनाव कराना है, इसलिए सरकार के पास समय कम है, उस समय में ही उसको काम करना है। तो बेहतर तरीके से ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द तबादले की सूची जारी हो जाएगी, ताकि नए लोग वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी संभाल सकें। बिल्कुल, चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पिछले साल जून से परेशानी झेल रहे नागरिकों के लिए भले ही इस साल के जून तक भी अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन अफसर और नेताओं के बुरे दिन जरूर आने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बुगुल बजने वाला है। मई के आखिरी दिनों में चुनावों की घोषणा हो सकती है। मानसून सिर पर है और सड़कों के हाल खराब है। पिछले साल राजधानी सहित प्रदेश के तमाम शहरों में भारी बरसात हुई थी। कई इलाकों में बाढ़ के कारण पुल और सड़कें बह गई थी। राजधानी की भी कोई शायद ही ऐसी सड़क रही हो जो सलामत बची हो। जब हल्ला मचा तो विभागीय मंत्री सीएम ने निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत समय सीमा पर पूरी की जाए। इसके लिए दिसंबर 2021 की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन इस डेडलाइन के बीते भी 5 महीने का समय हो गया। अब चुनाव सिर पर है, आते ही सड़कों की चिंता सताने लगी है। भोपाल बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए कलेक्टर ने 24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और 15 जून की डेडलाइन भी तय कर दी है। समय सीमा में पूरा काम नहीं हुआ तो संबंधित लोगों को सस्पेंड करने का भी चेतावनी दे दी गई है। अब सवाल यह उठने लगा है, क्यों अफसर जनता के गाढ़े पसीने की कमाई पानी में बहाना चाहते हैं। दरअसल 15 जून तक आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश मानसून की बारिश में भीग जाता है। उसके एक पखवाड़े पहले से भी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाती। ऐसे में सड़कों की मरम्मत ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, फिर क्यों पैसा उड़ाने की प्लानिंग की जा रही। इसी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी के साथ। मनोज जी, हमने देखा पिछली बार किस तरह से विवाद हुआ था सड़कों को लेकर और सीएम ने सीपीए तक भंग कर दिया था। बिल्कुल, और कड़ी फटकार लगाई थी, समय सीमा दी थी, लेकिन आप देखिए कि इसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। और हाल ही में हम आज ही एक सड़क की खबर आई है कि 18 घंटे में ही सड़क उखड़ गई है, 18 लाख की सड़क। बिल्कुल, तो कैसे देखते हैं समय सीमा में यदि काम पूरा करेंगे, बिल्कुल, और यदि मानसून आ जाता है तो इसी तरह एक सड़क की बात कर रहे हैं हम, मानो आप करोड़ों रुपए की सड़कें इसी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। निश्चित तौर पर आप देखिए कि पूरी जनता को जो है लगभग 1 साल का समय हो रहा है परेशानी बीतते हुए, क्योंकि जून के महीने से जब बारिश शुरू हुई थी, इसके बाद जुलाई से हमने देखा था कि सड़कों की स्थिति खराब हो गई थी और अगस्त आते आते उनकी हालत और जर्जर हो गई थी। हमने इसी भोपाल में देखा कि बीआरटीएस कॉरिडोर के क्या हाल हैं। 24 करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए हैं और डेडलाइन जब तक पूरी होगी उसकी, तब तक प्री मानसून और मानसून की बारिश मध्य प्रदेश या भोपाल में होने लग जाएगी।
तब ऐसे में वो सड़क कैसे टिकेगी, और 1 महीने 2 महीने बाद वो फिर ख़राब होगी, और तब तक फिर से दोबारा जब तक उसकी मरम्मत का सिलसिला आएगा तब तक वो फिर बारिश का समय जाएगा। तो जब दिसंबर में डेडलाइन तय थी तब इस सड़कों का काम पूरा क्यों नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही मुझे लगता है फिक्स की जाना चाहिए, क्योंकि विभागीय मंत्री लगातार कहते रहे। आप देखिए कि हमने दतिया और तमाम जगह देखा था कि कैसे बड़े बड़े करोड़ रुपए के पुल तिनके के जैसे बाढ़ में बह गए। तो ये कहा गया था कि पानी बहुत तेज़ गिरा था, लेकिन पानी हर साल गिरता है, लेकिन जिस प्रकार से उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठे थे, हम देखते हैं कि अफसरशाही का एक नमूना भोपाल में एक और है कि प्रधानमंत्री दौरे पर आते हैं रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन करने, तो व्यू से लेके 100-200 मीटर के टुकड़े का रिपेयर की जाती है, उसको चमका दिया जाता है। उसके रोड के दूसरे तरफ का हिस्सा हम देखते हैं उसमें गड्ढे अभी तक बरकरार हैं। आधे से ज़्यादा शहर में हम देख रहे हैं कि गैस की खुदाई चल रही है, सीवेज लाइनों की खुदाई चल रही है, रेस्टोरेशन नहीं हुआ। जब बारिश में ये पानी सड़कों में अंदर जाएगा तो हम देख रहे हैं अभी एक चूना भट्टी के पास नई सड़क हमने देखा कि बड़ा हिस्सा ज़मीन में धंस गया, कोलार के, और बारिश में हादसे भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल लोगों की जीवन को संकट और में जो डाल बिल्कुल जो मिट्टी गिट्टी सड़क पर है, हमने देखा गाड़ी स्लिप होती है, स्ट्रीट लाइट कई बार बारिश में बंद हो जाती है, या बारिश में दूर तक दिखाई नहीं देता। ऐसे में गड्ढे जानलेवा साबित होते हैं, और ऐसे तमाम सारे हादसे हमने होते हुए देखे हैं। SCRB की जो डाटा रिपोर्टें आई वो भी यही बताती हैं कि जितने हादसे शराब और ओवर स्पीडिंग से नहीं होते, उससे ज़्यादा हादसे इस प्रकार के घटनाओं से होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता परेशान है। कई बार कोर्ट ने बाकायदा जिस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर FIR भी दर्ज किए इस तरह के सड़क हादसों के मामले में, तो जिम्मेदारी सरकार को भी तय कर लेनी चाहिए। और जो लापरवाही बरती जा रही है, जो अब डेडलाइन दी जा रही है मनोज जी, और ये बर्बादी होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कि आज पहले क्यों काम नहीं किया? कि जनता परेशान हो रही, पैसा आपका पूरा लग रहा है, उससे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जनता को सुविधा नहीं मिल रही। दूसरी एक बात हमने देखा कि लगभग 2.5-3 साल का वक्त हो रहा है कि पार्षद मेयर बचे नहीं हैं, तो जो अधिकारी हैं वो बिना किसी चिंता के अपने हिसाब से कामकाज कर रहे हैं। आप देखिए इसी भोपाल में 6-6 दिन तक आधे शहर को पानी नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री को फटकार लगाना पड़ती है, प्रभारी मंत्री बैठक लेते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री को जब काफिला निकलता तो वो देखते हैं पानी के लिए लाइनें लगी है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि है नहीं, और जो विधायक है उनको चिंता नहीं है। आप देखिए हमने देखा कि सर्विस लेनों की क्या हालत है, सर्विस लेन ख़त्म हो गई उखड़ कर, या उन पर कब्जे हो गए हैं, कहीं उस पर पार्किंग हो रही है, कहीं उस पर कूलर बेचे जा रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं हम देख रहे हैं। लेकिन जो जिन VIP इलाकों से हम देखते हैं कि अधिकारी या नेता निकलते हैं, वहाँ के फुटपाथों में जो छोटे दुकानदार हैं उनको नगर निगम का अमला रोज़ सामान उठाकर ले जाता है, लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं उनको छूने की हिम्मत नहीं होती। आप ये देखिए कि जितनी सड़कों की हालत ख़राब हो रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी कि आप बड़े बड़े गाड़ियाँ उन पर दौड़ रही हैं, जो उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए समय पे वो नहीं हो रहा है। जिन कंपनियों के पास ठेका होता है कि आप अगर गैस लाइन बिछा रहे हैं, पाइप लाइन बिछा रहे हैं, पानी की लाइन बिछा रहे हैं, तो रेस्टोरेशन आपको समय पे पूरा करना होगा, लेकिन उसकी क्या स्थिति है किसी को नहीं पता है। एक साल से हमने देखा है कि भोपाल की सड़कें खुदी हुई, इनमें भारी मशीनरी रखी हुई है, उनके कारण जो भारी मशीनरी अब हो ये रहा है कि हमने एक चीज़ और देखते हैं कि रेस्टोरेशन में जितने हिस्से वो खुदाई करते हैं उतने हिस्से में गिट्टी मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन जिस बाकी की सड़क पर उनकी जो भारी मशीनें हैं जिनके कारण वो सड़क खराब होती है। हमने देखा कि कमलापति स्टेशन के सामने का हिस्सा देख लीजिए आप, गोविंदपुरा का हिस्से देख लीजिए, कोलार के तमाम सारी सड़कों के हिस्से देख लीजिए आप, जो खराब पड़े। तो दोनों चीज़ें, एक तो बनी बनाई सड़कें उखड़ गई हैं, और जो अधूरी सड़कें आप बना नहीं रहे, और अब जब बनाने की तैयारी है तो मानसून फिर सिर पर है। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि ये मानसून की पूरी बारिश को सड़कें झेल पाएंगी? लेकिन मनोज जी इसका खामियाजा कौन हो? अधिकारी तो उनकी ड्यूटी चल रही है, उनको प्रमोशन समय पे मिलता जाता है, लेकिन खामियाजा कौन भुगतेगा? जब पंचायत चुनाव आ रहा है, नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर तो जनप्रतिनिधियों पर पड़ेगा। निश्चित। देखिए आप एक छोटा सा उदाहरण हमने देखा, कोलार की सड़क का जब ढह जाती है तो कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके पहले जब नवंबर में डेडलाइन तय की जाती है कि आपको 31 नवंबर 30 नवंबर तक सड़कें पूरे प्रदेश की मेंटेनेंस उसका करना है, मरम्मत करनी है, तो कहा जाता है कि सर जो है बारिश लगातार गिर रही है अभी, इसके बाद करेंगे। तो आप देखिए कि जब आप जून की डेडलाइन तय कर रहे हैं, आप देखिए बिहार आसाम में प्री मानसून के कारण दर्जनों जाने जा रही हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में मौसम विभाग कह रहा है कि 2-4-10 दिनों के अंदर प्री मानसून आ जाएगा, तापमान गिरने लगेगा, इसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में जब आप डामर की सड़क बनाएंगे तो क्या गारंटी वो टिकेगी, कितने दिन टिकेगी? वो फिर वही रेस्टोरेशन या फिर मरम्मत के लिए आपको वही सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना होगा, तब तक नगरीय निकाय के चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। तो इसका खामियाजा मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जब मानसून के समय जब वो जनता के बीच जाएंगे तो जनता निश्चित तौर पर सवाल पूछेगी कि आप पिछले 1 साल से कहाँ थे, इस सड़कों की दशा देखिए, नाली की दशा देखिए, ऐसे तमाम सारे जो सवाल हैं
वो अफसरों को भी परेशान करेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी। और सरकार को भी उन अफसरों से सवाल पूछना चाहिए मनोज जी कि जिन्होंने समय रहते हुए काम क्यों नहीं किया और अब क्यों जागृत हुए हैं, और जो बर्बादी होगी सरकारी धन की, लोगों के जो टैक्स से कमाई वो की, किससे जो वो वसूली किससे जाएगी? वसूली की जाएगी। तो जो आपने बात कही थी पहले, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो मुझे लगता है यदि जिम्मेदारी तय हो जाती तो इस तरह के निर्णय बाद में नहीं लिए जाते, पहले ही काम हो जाता। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की तैयारी में है, लेकिन सरकार है कि बड़े बड़े अफसरों पर सख्त होने का नाम ही नहीं ले रही। 3 अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की जांच की फाइलें लंबे समय से ठंडे बस्ते में चल रही हैं, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जांच कराने का फैसला किया है। इस विभागीय जांच की अनुमति मुख्यमंत्री सचिवालय से मिलनी है, लेकिन पिछले 1 महीने से इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। ये वही 3 अफसर हैं जिन पर स्वास्थ्य, कृषि और राजस्व विभाग में रहते हुए गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे। इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, लेकिन सरकार के एक अध्यादेश ने लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के हाथ बांध दिए हैं। वैसे सरकार वरिष्ठ अफसरों को लेकर भी सख्त रही है, क्योंकि पिछले 15 महीने की कांग्रेस सरकार में प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी संभाल चुके एसआर मोहंती को राहत नहीं मिली है। ऐसे में अफसरों का मानना है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएंगे। तो इस राहत या रियायत के पीछे क्या कारण है, समझेंगे हमारे साथी ब्रजेश के साथ। तो ब्रजेश जी, हमने देखा है कि कुछ अफसरों पे बड़ी तेज़ी से कार्रवाई होती है और कुछ पर कार्रवाई है वो ऐसी हो जाती है, वो कार्रवाई की फाइलें सरकने का नाम ही नहीं लेती। कारण क्या? देखिए मनोज जी, सरकार में जो रहते हैं, जो सत्ता पक्ष है या सरकार है, उसके आंख नाक कान होते हैं ये अफसर, आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स। तो ये अफसरों में भी अपना पराया का एक भाव हो जाता है। जो सरकार की मंशा अनुरूप चलते हैं वो अपने सरकार के अपने करीबी हो जाते हैं, उनकी गुड लिस्ट में आ जाते हैं। जो उनके एजेंडे को या जो यस मैन वाले हों या जो उनकी घोषणा पत्र है, जो उनकी विचारधारा है या जिसके वो जैसा काम चाहते हैं, कि जिस तरह से उनके काम होने लगते हैं, बेहतर तरीके के परिणाम देने लगते हैं, तो फिर उन अफसरों को बचाने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जो केंद्र सरकार भी लाई थी, मध्य प्रदेश सरकार भी लाई है, कि यदि आईएएस आईपीएस अफसरों पे आपने विभागीय जांच की है, विभाग प्रमुखों की जांच करनी है, तो आपको बाकायदा सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी। इस कारण ईओडब्ल्यू हो चाहे लोकायुक्त हो, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके एक तरह से हाथ बन गए। तो उन्होंने जो जांच चल रही है, वो जांच तो 3 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की चल रही है। इनमें ये तीनों में 2 ऐसे अधिकारी हैं मनोज जी जो सरकार की गुड लिस्ट में है। सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दे रखी हैं। एक अफसर तो ऐसे हैं जो लगातार जो भी बड़ी घटना होती है उसमें जांच में वो शामिल होते हैं। तो सरकार का कितना भरोसा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार तो वो बीजेपी ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए, सवाल उठे थे, आप देखिए कि उनके बारे में कार्रवाई कैसे हो सकती है, जबकि जीएडी ने बाकायदा जो ईओडब्ल्यू ने सिफारिश की थी विभागीय जांच की, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कहा था, उसके लिए सिफारिश भी कर दी है, सिफारिशी पत्र भी चला गया, लेकिन वो मामला अटका हुआ है क्योंकि सरकार की अनुसार चलने वाले अधिकारी हैं। तो उनके साथ साथ बाकी के अधिकारी भी बच जाते हैं। हम देखते हैं कि एक कहावत होती है ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, लेकिन जब गेहूं नहीं पिसेगा तो घुन कहां से पिसेगा। तो अब घुन भी बच रहा है। तो ये जो बड़ी बात है, जो एक आरोप लगाने की बात करती है, जो विपक्ष आरोप लगाता है सरकार पे, मुझे लगता है सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। खासकर जो बड़े अधिकारी हैं, जो कटघरे में हैं, जिनकी ईओडब्ल्यू हो, चाहे आर्थिक अपराधों की जांच चल रही हो, चाहे लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच कर रहा हो, उन पर एक्शन लेना चाहिए। या तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर लें, विभागीय जांच करके बता दें कि हाँ कि भाई जी। हम राजस्थान देख रहे हैं कि जो एसीबी है वहाँ, उसने देखिए आप बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को ट्रैप किया। हमारे यहाँ जो एजेंसियां हैं वो कभी पटवारी, तहसीलदार, इसके ऊपर ही थानेदार से ऊपर नहीं जाते। हमने देखा कि गुजरात में एक आईएएस को पकड़ा गया है कि 5 लाख रुपए की रिश्वत पिस्टल के लाइसेंस के लिए ले रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी तमाम शिकायत है। आप देखिए कि खंडवा के कलेक्टर को सीएम एक लिस्ट देते हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी, इन पर जांच करिए। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिन पे कार्रवाई होना है उन पर जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम बदलेगा कैसे? निश्चित तौर पर यदि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आ रही है और एक सूची सौंपी जा रही है, तो निश्चित तौर पर वो एक गंभीर है। कलेक्टर जो कार्रवाई नहीं कर पाए, जो कलेक्टर जिले में बैठे हैं, मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, उन तक जब शिकायतें हैं तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे अधिकारियों पर तो कार्रवाई पहले कर दी जानी चाहिए थी। तो जो अधिकारियों की बात कर रहे हैं, इन पे अगर एक्शन हो चुका होता तो शायद नीचे के जो अधिकारी, उनमें एक दहशत रहे कि देखिए जब इतने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो निचला अमला अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि आपको गंगा सफाई करनी है गंगा की, तो गंगोत्री से सफाई होना चाहिए। देखिए मनोज जी, पहले आपको मगरमच्छों को साफ करना पड़ेगा, फिर मछलियों के पास जाओगे तो आधी मछलियां तो आपकी मगरमच्छ साफ होंगे तो आधी
मछलियां तो पहले ही सुधर जाएंगी। जब वो देखते हैं कि ऊपर से सफाई अभियान चल रहा है तो नीचे वाले तो वैसे ही अपने मुखिया को देख के, अपने आला अफसर की स्थिति देखकर सुधर जाते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या IAS IPS अफसरों ने भ्रष्टाचार नहीं किए? आप देखिए टीनू जोशी, आनंद जोशी का मामला है, चर्चित है मध्य प्रदेश में। आप देखिए कि अधिकारियों पे क्या कार्रवाई नहीं हुई? आपने अधिकारियों पे कार्रवाई की, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में चाहे वो पुलिस महकमे का हो, चाहे वो चुनाव आयोग ने जिनके अधिकारियों पे 3 पे निर्देश दिए हो कार्रवाई करने के, वो सब ठंडे बस्ते में चले गए। वो सरकार थी कांग्रेस, उनकी गुड लिस्ट में भी थे जो कमाई करके दे रहे थे, उन पर इस सरकार ने भी कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। और जो मुख्यमंत्री की जो मंशा है जीरो टॉलरेंस करप्शन की, उन चीजों की, मुझे लगता है उस पर कहीं अधिकारी भी एक अड़ंगा लगा रहे हैं कि वो उन फाइलों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं या उन पर विचार नहीं करने देते हैं, इफ एंड बट लगाते रहते हैं, कि उसमें कारण गिनाते रहते हैं। तो शायद ये वजह है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे और इस बात पर जिस तरह से पहले भी वो सख्त कार्रवाई करते रहे, सख्त संदेश देते रहे, इस मामले में भी वो सख्त संदेश देंगे और ईओडब्ल्यू और जो लोकायुक्त के हाथ बांधे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो रियायत देंगे ताकि इस तरह के बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सके। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले एक विभाग के प्रमुख सचिव के बेटे का विभाग में जलवा है। विभाग की नई नीति के बाद बेटा विभागीय कामकाज में भी दखल देने लगा है, जिससे निचले अफसरों में रोष है। शिकायत CM तक पहुंची है और PS ने उनको तलब भी किया था, स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन PS ने साफ कह दिया कि बेटा अपनी मर्जी का मालिक है, वो चाहे जो काम कर सकता है, विभाग में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब मामला मुख्यमंत्री तक जब पहुंचा है, विभागीय बैठक के दौरान CS ने CM को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने बाद में PS को तलब भी किया। माना जा रहा है कि जल्द ही PS का विभाग से रवानगी हो जाएगी। दरअसल विभागीय सूत्रों की माने तो अफसर और ठेकेदारों के बीच बेटा सेतु का काम कर रहा है। वह खुद भी कई ठेकों में भागीदार है। उसकी दखलंदाजी के कारण उप सचिव स्तर के कई अफसरों ने PS से किनारा कर लिया है। कहा जा रहा है कि अफसर जब जिले में कलेक्टरी करते थे तब भी खूब सुर्खियों में रहे। इसी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, बड़े बड़े अफसरों की जो हम बात पहले कर रहे थे कि इतनी मंत्रालय में बैठकर इस तरह से कि बेटा भी सचिव स्तर के अधिकारियों का काम करने लगे, विभाग के कामकाज में दखल देने लगे और CS के तलब करने के बाद, CM तक जानकारी पहुंचने के बाद भी वो कहें कि भाई वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, विभाग में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं, तो बाकी के अफसर क्या झूठ बोल रहे हैं? निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय विजय जी, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जो मंत्री पुत्र हैं या नेता पुत्र हैं या उनके परिजन हैं, उन पर ये आरोप लगते थे कि वो विभागीय कामकाज में दखल दे रहे हैं। लेकिन ये शायद एक वैसे बिरले मामलों में से एक है कि अगर PS लेवल के कोई अधिकारी का बेटा इस प्रकार से इंटरफेयर कर रहा है और उनके पिता जो जवाब दे रहे हैं CS को, क्योंकि गंभीर बात है इसलिए भी है क्योंकि अगर CS और CM तक मामला जा रहा है और एक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है आप इस मामले को और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखिए मनोज जी, अफसरों को हमेशा एक लाइन खींच के रखना चाहिए। जिस PS की हम बात कर रहे हैं वो जिलों में रहे तब भी सुर्खियों में रहे, लेकिन जो आपने बात कही है कि हम नेताओं के पुत्रों की बात आती है, अन्य लोगों के अधिकारियों के पुत्रों की बात आती है, तो बहुत कम बिरले ही मामले मिलते हैं आला स्तर पर कि यदि बेटा मंत्रालय में जा रहा है नियमित रूप से। पहले तो अधिकारी नहीं है, आपको बिना मंत्रालय में आप आम आदमी जिस तरह से प्रवेश नहीं कर पाता, तो एक अधिकारी का बेटा नियमित रूप से या किसी अधिकारियों ठेकेदारों को लेकर किस तरह से जा रहा है, सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े होते हैं। पास कैसे मुहैया हो रहे हैं, तमाम सारी देखिए ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन जब कुछ आग लगी होती वहीं धुआं उठता है। तो जब CS तक मामला पहुंचा है तो एक उप सचिव ने नहीं कहा, ये सचिव स्तर से लेकर तमाम अधिकारियों ने कहा कि किस तरह से दखलंदाजी हो रही है। मौखिक शिकायत हुई थी और उसी पर उन्होंने बुलाया, तलब भी किया कि ये सब ठीक नहीं है कि आप अपने बेटे को, तो उन्होंने कहा कि बेटा अपनी मर्जी से काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मैं उसको नहीं रोक सकता। तो उन्होंने कहा बिजनेस करे, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विभागीय कामकाज में दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि वो सचिव स्तर के काम में भी दखलंदाजी दे रहे हैं, अधिकारी उनसे किनारा कर रहे हैं PS से कि हम काम नहीं करेंगे, आगे जाके कुछ होगा तो उस पर गाज किस पर गिरेगी? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके साइन से वो होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे जो नई नीति बनी है इस अनुरूप बनी है कि उसका फायदा ये हो रहा है कि वो बहुत सारे काम में हिस्सेदार हो गए हैं उनके बेटे। तो निश्चित तौर पर हिस्सेदारी में कोई मनाही नहीं है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन आप अपने पिता के पद का दुरुपयोग कर रहे हो, आप उनके सेतु बन रहे हो, ठेकेदार हो उनके, तो निश्चित तौर पर ठेकेदार आपको इसलिए जाहिर है कि अधिकारी की भी कहीं ना कहीं तो मंशा साफ झलक रही है, क्योंकि यदि ठेकेदार भी आपको क्यों ओबलाइज करेगा, वो इसलिए कर रहा है कि आप किसी एक अधिकारी के बेटे हो जो विभाग का प्रमुख है, उस ठेकेदार को आप लाभ दिला सकते हो। बिल्कुल लाभ दिला सकते हो, तो निश्चित तौर पर यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर भी विचार करेगी और जो शिकायत CM तक पहुंची है, इसके बाद जो कहा जा रहा है
कि जल्दी उन पर गाज गिर जाएगी, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा गाज गिरेगी कि नहीं। लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह के मामलों में ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि दूसरा अधिकारी को एक सबक रहे कि वो इस तरह की करने की हिम्मत ना जुटाए। बिल्कुल। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।